हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम अपन विवो मापी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। विवो मापी में मैंने आपको कुछ टर्म्स के बारे में बता दिया था। विवो मापी क्या होती है, विवो मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह कैसे कार्य करती है, ठीक है। विवो मापी के बारे में हमने सीखा कि विवो मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों होती है। ये वो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने समझाया विभव प्रवणता, ठीक है। विभव प्रवणता के कुछ टर्म्स हमने पढ़े। उसमें मैंने आपको समझाया कि विभव मापी का प्राथमिक परिपथ कैसे बनाते हैं। देखो मैं बार बार में एक बात बोलूँगा, मैं विभव मापी में आपको प्राथमिक परिपथ अच्छे से आना चाहिए बनाना। बाकी द्वितीय परिपथ का ही खेल होता है। द्वितीय परिपथ के अनुसार यहाँ पर 5 टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं, बस इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। आज यहाँ पर हम विभव मापी के द्वारा शून्य विक्षेप कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज विभव मापी के सिद्धांत की व्याख्या, ठीक है। हम यहाँ पर आज विभव मापी के सिद्धांत की व्याख्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साथ में हो सकता है तो आज साथ ही में मैं इसके नोट्स भी साथ ही में लिखवा दूँ, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक होगा विभव मापी के सिद्धांत की व्याख्या। विभव मापी विभव मापी के सिद्धांत की व्याख्या। सबसे पहले एक बार अपन यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसके किस तरीके से विभव मापी जो है हम धारा मापी में विभव मापी की सहायता से शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं, यही सिद्धांत की व्याख्या यहाँ पर करनी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इसका परिपथ बना लेते हैं, प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ परिपथ के लिए। देखिए बच्चों, अपन जानते हैं प्राथमिक परिपथ या विभव मापी की बात करें तो विभव मापी में दो बिंदु होते हैं, ए और बी, जो मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है। एक बिंदु होता है ए और एक बिंदु होता है बी, ठीक है। और इसके बीच में हम यहाँ पर एक वायर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वायर यूज करूँगा, ठीक है। एक सीधा वायर हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये हमने एक सीधा वायर हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ए बिंदु है, ठीक है, इस ए बिंदु से हमें क्या करना है, एक बैटरी को जोड़ देना है, ठीक है। और ये जो बैटरी यहाँ पर हम जोड़ते हैं, इसका खास ध्यान रखना है बच्चों। ये जो बैटरी यहाँ पर हम जोड़ेंगे, प्राथमिक परिपथ, सबसे पहले अभी मैं बनाने जा रहा हूँ प्राथमिक परिपथ, ठीक है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे विभव मापी के सिद्धांत की व्याख्या। अपना टारगेट क्या रहेगा, देखो आज का इस सिद्धांत की व्याख्या में हमें क्या सीखना है कि विभव मापी काम कैसे करती है, ठीक है। किस तरीके से धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो जाता है, या विभव मापी किस तरीके से एक अनंत प्रतिरोध वाले तार की तरह व्यवहार करती है, एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करती है। ये सारे कॉन्सेप्ट ये जो कॉन्सेप्ट है इनके, ये यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। अगर एक बार ये चीज़ आप सीख गए, ये वाला पॉइंट अगर आप सीख गए, सिद्धांत ये व्याख्या आपने सीख ली आपने अच्छे से, मैं गारंटी दे रहा हूँ आगे के 5 टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है फिर उनमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्राथमिक परिपथ को जोड़ना। तो पहला स्टेप है प्राथमिक परिपथ को जोड़ना। प्राथमिक परिपथ कैसे जोड़ते हैं ये मैंने आपको कल सिखाया था, ठीक है। तो प्राथमिक परिपथ में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल जो कि जिसका विद्युत वाहक बल प्राथमिक सेल के विद्युत वाहक बल से हमेशा ज्यादा रहेगा। जो द्वितीय परिपथ में जो हम यहाँ पर द्वितीय परिपथ बनाएंगे, उसमें जो भी हम सेल उपयोग करेंगे उसके विद्युत वाहक बल से हमेशा इसका विद्युत वाहक बल ज्यादा ही रहेगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक द्वितीयक सेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये इसका धनात्मक टर्मिनल है, इस धनात्मक टर्मिनल को आपको जोड़ देना है किससे, ए से, बिंदु ए से जोड़ते हैं, ठीक है। और ये जो माइनस वाला जो सिरा है, ठीक है, ये हम आगे जोड़ेंगे एक कुंजी से,
एक मार्गी कुंजी, कल मैंने बताया था आपको सिम्युलेटर में कैसे परिपथ जोड़ा था मैंने, प्राथमिक परिपथ। मान लो कि इसका बच्चों विद्युत वाहक बल है क्या, ई। फिर आगे क्या करना है, आगे हम जोड़ते हैं एक धारा नियंत्रक। ये भी मैंने आपको बताया था धारा नियंत्रक क्या होता है, ठीक है। इसको हम किससे लिखते हैं, आरएच से लिखते हैं। फिर इसमें एक यहाँ पर क्या होती है, वो स्लाइडर जो हम आगे पीछे घुमाते हैं ना, ये वाला ये होता है, और उसके इस टर्मिनल को हम बी से जोड़ देते हैं। ये अपना क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक परिपथ। इसकी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक परिपथ कहते हैं, प्राथमिक परिपथ। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर यहाँ तक। फिर हमें क्या करना होता है, इसमें शून्य विक्षेप चेक करना है, कैसे भी हम विद्युत वाहक बल को मापेंगे, ये सारी बातें मैं एक बार बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि अपने पास में ये सेल है, ये एक सेल है, इस सेल का मुझे विद्युत वाहक बल मापना है। ये जो सेल हम उपयोग करेंगे वो होगा द्वितीयक सेल। मुझे इस सेल का विद्युत वाहक बल मापना है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, जितने भी सेल हम द्वितीय परिपथ में जोड़ेंगे, बोले 1 2 3 जितने भी सेल हो अपने पास में, उन सब के धनात्मक टर्मिनल को ए बिंदु से ही जोड़ना है, क्योंकि प्राथमिक परिपथ के इस सेल का धनात्मक टर्मिनल ए बिंदु से ही जुड़ा है। क्लियर यहाँ तक। तो जितने भी सेल है उन सबके भी धनात्मक टर्मिनल को हमें ए बिंदु से ही जोड़ना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम इसको धनात्मक टर्मिनल को इस तरीके से जोड़ देंगे। अब ये माइनस वाला जो टर्मिनल है उसको आप एक कुंजी की सहायता से, एक आप चाहो तो यहाँ पर भी एक और कुंजी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली। आप चाहो एक कुंजी लगा दीजिए, ठीक है, ये कुंजी K1 कर दो, तो ये कुंजी हम K2 लिख देंगे। इसका विद्युत वाहक बल सेल का मान लो E1 है। अब आगे आप जानते हो शून्य विक्षेप ये सब प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है धारामापी की, गैल्वेनोमीटर की। तो हम यहाँ पर एक क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, ठीक है। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका जो दूसरा सिरा है इसको हम जोड़ेंगे किससे, एक जोकी से हम जोड़ेंगे, ठीक है, और इसको तार से स्पर्श कराएंगे। ये जो बना ये वाला परिपथ, ये इतना जो परिपथ बना, ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीयक परिपथ, ठीक है। ये जो बना है बच्चों इसको ही क्या कहते हैं, द्वितीयक परिपथ कहते हैं। तो विभवमापी में कितने परिपथ होते हैं, 2 परिपथ, एक होता है प्राथमिक परिपथ और एक होता है द्वितीयक परिपथ होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपन जानते हैं कि विभवमापी धारामापी के शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करती है। कैसे करेगी धारामापी, विभवमापी धारामापी के शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कैसे कार्य करेगी, मतलब धारामापी में शून्य विक्षेप कैसे आएगा, धारा कैसे प्रवाहित होगी, ठीक है। ये सब हम बातें यहाँ पर आज सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान से इसको समझना है। हो सका तो मैं अभी आपको सिमुलेटर पर भी या कोई वीडियो वगैरह उससे भी मैं इसको समझाने की ट्राई करूँगा ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो। मान लो कि अभी ये धारामापी यहाँ पर है और ये मान लीजिए अपना क्या है, एक बिंदु है C इस जगह, ठीक है। और इस सिचुएशन में अभी यहाँ पर मान लेते हैं अपन कि इस जगह अभी शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है हमें, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर अभी शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है, मान लो एक बार, अपन मान लेते हैं एक बार। अब आपको ये समझना है कि ये जो शून्य विक्षेप इस धारामापी में जो ये शून्य विक्षेप आ रहा है ये क्यों आ रहा है, सबसे पहले ये कैसे आ सकता है। अपन ये जानते हैं कि जब प्राथमिक परिपथ बनाते हैं तो इस तार AB में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। ये सब कुंजी लगी हुई है। प्राथमिक परिपथ में क्या होगा, इस तार में AB तार में इसकी वजह से एक धारा का प्रवाह होगा। अब ये जोकी जो है ना, ये जोकी J, ये इस बिंदु पर टच है, इसको इस तार पर यहाँ पर टच है। तो अभी तार का बताओ द्वितीय परिपथ में, ये जो द्वितीय परिपथ है ना, ये द्वितीय परिपथ, इस द्वितीय परिपथ में इस तार का, ये जो तार AB है उसका कितना भाग यहाँ पर उपयोग हो रहा है। आप बोलोगे सर AC भाग यहाँ पर उपयोग हो रहा है। कितना भाग उपयोग हो रहा है, AC। अब जब धारा इसमें प्रवाहित होगी, है ना, ये जब ये धारा इसमें प्रवाहित होगी, ये जब धारा प्रवाहित होगी तो इस तार AC का इतना जो भाग है,
AC में यहाँ पर बताता हूँ, देखो आपको ये जो AC भाग है ना, ये इसका एक प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो जब इसमें धारा, मान लो इसका प्रतिरोध R है और इसमें धारा प्रवाहित हुई I, अगर ये प्रतिरोध में इस AC तार में धारा I प्रवाहित होती है तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, विभव पतन होगा। मान लो ये विभव पतन हुआ कितना, IR, और मैंने इसको कहा VAC, भाई ये VAC, AC पर विभव पतन हुआ। अगर ये VAC बच्चों अगर इस E1 के बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, E1 के, VAC किसके बराबर हुआ, E1 के बराबर हो गया, तो बताओ इसका विभवांतर E1 भी क्या, एक विभव ही तो है। तो जब ये VAC इधर आएगा तो बच्चों क्या बनेगा, E1 माइनस VAC इक्वल टू 0, मतलब इसके मध्य और यहाँ तक का टोटल विभवांतर कितना हुआ, 0। अब 0 हो जाएगा तो बताओ इसमें कोई धारा प्रवाहित होगी, तब आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होने वाली है। ये बात क्लियर हो गई आपको, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब जब धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी तो बताओ गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, 0 विक्षेप प्राप्त होगा। ये बात क्लियर हो गई। मान लीजिए कि अपन ने सर्वप्रथम, आपको ये भी चेक करना होता है कि ये परिपथ जो जोड़ा आपने ये क्या सही है या गलत है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस जोकी को पहले यहाँ इधर संपर्क करवाओ तार से, तो इस गैल्वेनोमीटर में इधर विक्षेप आना चाहिए, ऐसे है ना, या ऐसे मान लो इधर दाईं तरफ विक्षेप आ रहा है। आपने इसको यहाँ पर संपर्क करवाया तब इधर लेफ्ट साइड में इसमें विक्षेप आ जाएगा, मतलब एक बार इधर टच करवा रहे हो तब विक्षेप इधर आ रहा है, यहाँ टच करवा रहे हो तब विक्षेप इधर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु भी प्राप्त होगा जहाँ पर 0 विक्षेप प्राप्त होगा। क्लियर हो गया। अगर आपके दोनों इधर भी टच करवाया और इधर भी टच करवाया, तब दोनों में ही आपके विक्षेप एक दिशा में आ रहा है, तब कभी भी किसी भी स्थिति में आपके पास में शून्य विक्षेप प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं परिपथ को गलत तरीके से जोड़ दिया, या हो सकता है आपने इन जितने भी पेच वगैरह है, ये जो तार वगैरह जोड़े हैं वो उन सबको ढीला है ना, कस के नहीं जोड़ा हो इनको, ठीक है। ये इतनी मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है, इनकी सीमाएं को आपको जरूर ध्यान रखना है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एक एक पॉइंट को फिर से समझाने वाला हूँ। यही यहाँ पर हमें बस यही तो चेक करना था भाई, धारामापी में शून्य विक्षेप कैसे प्राप्त होगा, क्या रीजन होता है कि धारामापी में शून्य विक्षेप आ जाता है, ठीक है। देखिए अब मान लो कि आपने इस जोकी को यहाँ पर संपर्क करवाया, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनके लिए क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कलर ले लेता हूँ, अब की बार येलो कलर ले लेता हूँ, ये लीजिए। मान लो कि आपने इस तार को यहाँ संपर्क करवाया, इस जगह जोकी जे को कहाँ पर करवाया, C1 पे। अब बताओ तार की लंबाई कम हो गई ना, यहाँ पर बच्चों तार की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपने पास में फर्स्ट केस फर्स्ट अपना क्या होगा, यहाँ पर अपन इसी तरीके से इसके नोट्स को नोट करने वाले हैं। केस फर्स्ट क्या होगा, जब जो कि C1 पर हो, ठीक है, जब जो कि C1 पर हो, ठीक है। तो जब जो कि C1 पर होगी तो क्या होगा, जब जो कि C1 पर होगी तो ऐसी स्थिति में तार की लंबाई कम हो जाएगी। तार की लंबाई कम होने से इसका जो विभवांतर है, विभवांतर क्या होगा, VAC1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो विभव होगा, अब देखो ये तार यहाँ नहीं है ना, यहाँ पर टच है। मान लो आपने पहले यहाँ पर टच किया हुआ इसको, ठीक है। ये अपना है, मान लो कि ये गैल्वेनोमीटर है, ये अपना गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये मानकर चलते हैं, ये इस वाले के लिए गैल्वेनोमीटर है, ये इस वाली पोजीशन में गैल्वेनोमीटर की स्थिति बता रहा हूँ मैं। भाई विक्षेप किधर आएगा, है ना, इसमें तो 0 विक्षेप आ रहा है अभी, इसमें इस वाली कंडीशन में क्या विक्षेप आने वाला है वो अपन चेक करेंगे यहाँ पर।
आपने जॉकी को C1 पर टच करवाया, तार की लंबाई कम होगी, प्रतिरोध कम हो गया, धारा प्रवाहित तो उतनी ही रहेगी, लेकिन प्रतिरोध कम हो जाने से यहाँ का विभव क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा इस E1 की तुलना में, मतलब VAC1 इज लेस देन E1। ठीक है, VAC1 इज लेस देन E1। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये प्रभाव में आ जाएगा, ये सेल जो है किस में आ जाएगा, प्रभाव में आ जाएगा, और विद्युत धारा प्रवाहित होगी ऐसे, इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होगी ऐसे। मतलब गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, ऐसे है ना, ये इस तार का संपर्क ऐसे है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से ये धारा इसमें प्रवाहित होगी ऐसे। समझ में आ रहा है, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होगी। आप इसमें धारा की दिशा बता सकते हो कि धारा प्रवाहित होगी कैसे, धारा की दिशा क्या रहेगी यहाँ पर, है ना, मैं लिखूंगा AC1, ठीक है, E1A, सही है, ठीक है, AC1 E1A, इस तरीके से दक्षिणावर्त कैसे प्रवाहित हुई, दक्षिणावर्त, इस तरीके से इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो विक्षेप किधर आएगा, जब धारा दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया, इधर, ठीक है, ऐसे जा रही है, ऐसे तो प्रवाहित हो रही है, ये दक्षिणावर्त हुआ, क्लियर यहाँ तक। तो इसका मतलब इस धारामापी में विक्षेप जो आएगा ना, वो बच्चों इधर आएगा ऐसे, दाईं तरफ। विक्षेप किधर आएगा, दाईं तरफ। ठीक है, विक्षेप आएगा दाईं तरफ। ये बात भी क्लियर हो गई आपको बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, आपको ये समझना था बस। केस फर्स्ट हमने क्या लिया यहाँ पर कि जब अपन जॉकी को C1 पर टच करवाते हैं, C1 बिंदु पर, तो ये तार की लंबाई कम हो जाने की वजह से प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे AC1 पर जो विभव पतन होगा वो कम हो जाएगा। AC1 पर विभव पतन कितना हुआ, VAC1, ये इसका विभव पतन है बच्चों। ठीक है, और ये इस E1 से कम हो जाएगा, E1 से कम हो जाएगा तो विभवांतर 0 नहीं होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ विभवांतर है, और विभवांतर होने से क्या होता है, फिर धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ से इस परिपथ में एक विभवांतर उत्पन्न हो गया, और फिर इसकी वजह से इस परिपथ में, द्वितीय परिपथ में एक विद्युत धारा का प्रवाह होगा। कैसे प्रवाहित होगा, ये सेल प्रभाव में आ जाएगा, और ये धारा ऐसे प्रवाहित होगी, दक्षिणावर्त ऐसे, ये दक्षिणावर्त प्रवाहित होगी, जिससे गैल्वेनोमीटर में दाईं तरफ विक्षेप प्राप्त होता है। मतलब विक्षेप आया, 0 तो नहीं आया ना, शून्य विक्षेप नहीं आया। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि केस सेकंड लेते हैं, अब यहाँ पर कलर चेंज करते हैं। केस सेकंड के लिए अपन कलर ले लेते हैं, अब की बार ये वाला कलर ले लेते हैं, स्काई कलर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ये जॉकी जे है, इसको अब इस तरफ यहाँ पर टच करवाते हैं, इधर टच करवाया हमने, ये बीच में गैल्वेनोमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको टच करवा दिया इस जगह। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डैश से बना देते हैं ताकि अपन को मालूम रहे भाई ये केवल हम टच करवा रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो सब बताना मुझे। अब देखिए हमने क्या किया, इधर टच करवाना है, ये अपना गैल्वेनोमीटर, और ये ऐसे टच करवाया। यहाँ पर C2 पोजीशन ले लेते हैं, ये जो कि J, C2 पर टच करवा दिया आपकी बार। अब चेक करना है, C2 पर टच करवाने से बच्चों अब आपको समझ में आ रहा है, केस सेकंड है ना, मैं इधर लिख देता हूँ केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में इस तार की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तार की लंबाई बढ़ जाने से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाने से फिर इस तार पर जो विभव पतन होगा वो इस E1, जो ये E1 है, इसकी तुलना में ये जो विभव पतन आएगा वो ज़्यादा प्राप्त होगा। मतलब ये VAC2 ये ग्रेटर हो गया किससे बच्चों, E1 से। तो अब ये E1 प्रभाव में नहीं होगा, अब कौन प्रभाव में आ जाएगा, AC2। मतलब ये एक बैटरी की तरह कार्य कर रहा होगा। धारा किधर प्रवाहित हो रही है, ऐसे, तो ये माइनस और ये प्लस, तो धारा किधर प्रवाहित हो जाएगी, सॉरी ये प्लस लेंगे और ये माइनस, इस तरीके से। तो ये धारा ऐसे उल्टी दिशा में प्रवाहित होना स्टार्ट कर देगी।
भाई जब इधर धारा, जब ये प्रभाव में है तब धारा दक्षिणावर्त, और जब यहाँ पर ये प्रभाव में नहीं होगा तो धारा प्रवाहित होगी इस दिशा में, ऐसे वामावर्त, और ये वामावर्त दिशा में प्रवाहित होगी तो विक्षेप आएगा इस तरफ। ठीक है, VAC2 ग्रेटर होगा E1 से, धारा की दिशा लिखेंगे, धारा की दिशा, बस यही अपन को थ्योरी में नोट्स में मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर धारा की दिशा होगी इस तरफ, वामावर्त। वामावर्त तो आप बोलोगे C2A E1 C2A। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो इसको, C2A E1 C2A वामावर्त। ठीक है, उसमें दक्षिणावर्ती वामावर्त। तो विक्षेप किधर आया बच्चों, विक्षेप आएगा बाईं तरफ। विक्षेप किस तरफ आएगा, बाईं तरफ। बस इनको हमें थ्योरी में लिख देना है, बस भाई ये किया, ये इधर ये हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, धारा इधर ऐसे प्रवाहित होगी वामावर्त, तो धारा मापी में बाईं तरफ विक्षेप प्राप्त होता है, ये इसमें दाईं तरफ विक्षेप प्राप्त होता है। ये चीज़ें हमें लिखनी है बस नोट्स में, और कुछ नहीं है, यही सिद्धांत की व्याख्या हो रही है। ठीक है, अब अपना केस थर्ड होगा। केस थर्ड में क्या होगा, मैं यहाँ पर ले लेते हैं अपन, केस थर्ड में अपन वाइट कलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर वाइट कलर ले लेते हैं, केस थर्ड अपना, तो वो वाइट कलर यूज लिया। तो क्या यूज कर रहे हैं अपन, केस थर्ड, ये है अपना केस थर्ड। केस थर्ड में, अब केस थर्ड में क्या होगा, जब जो कि कहां पर हो, सी पर हो, सी पर हो। ठीक है, सी पर होगा, तो अब यहां पर ये सिचुएशन अपन क्या ले रहे हैं कि मान लो कि सी बिंदु पर आने पर VAC ये बराबर हो गया किसके बच्चों, E1 के, विभवांतर जीरो। विभवांतर जीरो होने से धारा जीरो IG है ना, धारा मापी में धारा क्या हो जाएगी, जीरो, तो धारा मापी में शून्य विक्षेप आ गया। और शून्य विक्षेप जहां पर आया, आप स्केल की सहायता से क्या कर लोगे बच्चों, ये संतुलित लंबाई। अब मान लो आपको इस E1 का क्या निकालना है, इस सेल अपने जोड़ा, क्या करना था आपको, इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था, है ना। मैं अब इसकी वर्किंग सब कुछ एक एक में हो गया, सारा काम हो गया अब। ठीक है, अब अपन को ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, अब अपने ये चेक कर लिया, E1 सेल ये पर्याप्त ये जोड़ा, ये द्वितीय परिपथ जोड़ा। अपना टारगेट क्या था, मान लो कि इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था। ये परिपथ जोड़ा, आपने इधर इसको टच किया तो दाईं तरफ विक्षेप आया, इधर टच किया तो बाईं तरफ विक्षेप आया, मतलब परिपथ सही है। परिपथ सही, इसका मतलब जीरो विक्षेप तो आएगा। तार के A और B, ये जो तार है AB, इसके बीच में कहीं ना कहीं तो आपको जीरो विक्षेप प्राप्त होगा, शून्य विक्षेप जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, मान लो वो शून्य विक्षेप आपको कहाँ मिल गया, सी पर। सी पर क्यों मिला, अब आपको ये बात क्लियर होगी, सी पर क्यों मिला, क्योंकि अब VAC मतलब यहाँ से यहाँ पर जो विभव पतन होगा वो इस E1 के बराबर हो जाएगा, और इस E1 के बराबर होने से इसमें धारा कोई प्रवाहित नहीं होगी, और ये जीरो विक्षेप प्राप्त हो गया। ये क्या प्राप्त हो गया, जीरो विक्षेप प्राप्त हो गया। ये बात क्लियर होगी। जैसे जीरो विक्षेप प्राप्त हुआ, आप क्या कर लोगे, यहाँ से A से लेकर C तक की स्केल की सहायता से, स्केल लगी हुई होती है, मैंने कल दिखाया था डायग्राम में। ठीक है, स्केल लगी हुई होती है, उस स्केल की सहायता से ये लंबाई नोट कर लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, संतुलित लंबाई कहते हैं। ये संतुलित लंबाई नोट कर ली, और हमने विभव पूर्णता पहले से मालूम है, विभव पूर्णता मालूम है, तो अपन E1 बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। E1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, XL। भाई इसकी संतुलित लंबाई मान लो L आ गई, ठीक है, या L1 आ गई, मान लो ये L1 आ गई, तो आप इसे L1 से इंटू कर दो, ये हो गया। मान लो विभव पूर्णता कितनी है, 0.05। L1 आ गई, मान लो 300 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो 300 सेंटीमीटर, ये लो सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। इंटू कर दो भाई, आंसर कितना आएगा, 0.5315, 0.15 वोल्ट। ये लो, कुछ नहीं। मान लो कि अब आप इसमें रीडिंग कैसे लेते हो, चेंज करना हो मान लो, और इसको चेंज करना हो, धारा नियंत्रक से थोड़ी सी धारा को कम ज़्यादा कर दो, यहाँ पर इसको इधर खिसका देंगे, प्रतिरोध बदल जाएगा। प्रतिरोध बदलने से इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो भी चेंज हो जाएगी। चेंज होने से फिर यहाँ पर संतुलित लंबाई भी बदलेगी, संतुलित लंबाई L2 आ गई। फिर आप फिर से विभव पूर्णता तो उतनी ही रहेगी, विभव पूर्णता कभी भी नहीं बदलती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। 0.05 संतुलित लंबाई अगली बार हो सकता है
कि आएगा मान, ये ध्यान रखना लगभग इतना ही 0.15 वोल्ट आ रहा है ना, तो अगली बार भले ही आप यहाँ पर प्रतिरोध को चेंज कर देना, बस संतुलित लंबाई यहाँ बदलेगी और यहाँ पर आपको रीडिंग वही आएगी 0.15 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस थर्ड केस में क्या देखा, विभवमापी ने किसी भी स्थिति में धारा का कोई अंश ग्रहण नहीं किया, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, मतलब जीरो विक्षेप आ गया। और जीरो विक्षेप आने पर यहाँ पर विभवमापी एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह कार्य कर रही है। भाई आपने इस सेल का विद्युत वाहक बल माप लिया ना, ये देखो यहाँ पर, तो ये किसकी तरह कार्य कर रही है, आदर्श वोल्ट मीटर की तरह कार्य कर रही है। तो इस तरीके से विभवमापी काम करती है। ये इसका सिद्धांत होता है कि ये धारामापी शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। धारामापी एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह कार्य करती है। धारामापी जो है एक अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करती है। ठीक है, सॉरी, विभवमापी एक अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करती है। ये बातें आपको क्लियर होगी। अब अपन को क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को, ठीक है, थ्योरेटिकली तरीके से लिख देना है। थ्योरी में लिखेंगे अपन नोट्स में। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा यहाँ पर नोट्स को मैं आपको लिखवा देता हूँ साथ में। नोट्स लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। इसमें अपन सबसे पहले लिखेंगे कि इसका सिद्धांत क्या था, ताकि आपको मालूम रहे। ठीक है, धारामापी शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर, सॉरी, विभवमापी धारामापी के शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा ये बातें एक बार वापस से। विभवमापी, मैं फटाफट लिख देता हूँ, विभवमापी, साथ में नोट करते हुए चलिए। विभवमापी धारामापी परिपथ वो बना लेना आप, ठीक है, जो ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, परिपथ आप बना लेना। फिर उसके बाद में ये जो मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ, ये नोट्स में इस सिद्धांत की व्याख्या में आपको लिखना है। विभवमापी धारामापी के शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, विभवमापी के तार ए बी, विभवमापी के तार ए बी के जिस बिंदु पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, संतुलन बिंदु। उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। तथा संतुलन बिंदु, मान लो संतुलन बिंदु अपना वो क्या था, सी बिंदु था। ठीक है, संतुलन बिंदु सी से ए तक की लंबाई संतुलन लंबाई कहलाती है। संतुलन लंबाई कहलाती है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, संतुलन लंबाई कहलाती है। और इस संतुलन की अवस्था में, इस संतुलन की अवस्था में तो C और A के बीच में जो विभव पतन हुआ था वो क्या था, VAC। तो संतुलन की अवस्था में VAC विभवांतर द्वितीयक परिपथ में व्यवस्थित सेल के विद्युत वाहक बल मान लो वो क्या था, E1 के बराबर होता है।
यही इसका सिद्धांत है। ध्यान रखना, अगर आपसे सिद्धांत पूछा जाता है ना तो आप इतना ही मत लिखो, आप विभवमापी धारामापी की शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है, आप आगे पूरा लिखिए, है ना। मैंने लिखवाया होगा, हालांकि शून्य विक्षेप सिद्धांत पर ही कार्य करती है, लेकिन आपको अगर और अच्छे से डिटेल्स लिखना हो तो यहाँ तक आपको इसका सिद्धांत लिखना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसका सिद्धांत लिखना चाहिए, यही इसका सिद्धांत है। ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वी ए सी जो है वो किसके बराबर होगा, E1 के बराबर होगा। ये इसका सिद्धांत हो गया भाई, यहीं पर तो शून्य विक्षेप प्राप्त होगा और हमें यही चाहिए। ठीक है, अब हमें इसकी व्याख्या करनी है। अब व्याख्या करने के लिए हम यहाँ पर केस फर्स्ट लेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट में हम यहाँ पर पॉइंट वाइज हम पॉइंट वाइज ही लिखेंगे इनको। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूँ इसको। ठीक है, ये वापस से इसका पॉइंट ले आते हैं। चलिए, तो केस फर्स्ट अपना यहाँ पर क्या होगा, जब जो कि कहाँ पर हो, C1 पर थी। ठीक है, जब जो कि जे, पहले हमने बाईं तरफ लिया था ना C1 बिंदु पर, है ना, जो कि जे तार पर C1 बिंदु पर हो, C1 बिंदु पर हो, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से तार की लंबाई कम होने से क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा और विभव कम हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि इस स्थिति में तार AC1, है ना, AC1 ही है अब जो बचा, जो है ना, तार, इस स्थिति में तार AC1 पर विभव पतन वो क्या है, VAC1, सेल के विद्युत वाहक बल E1 से कम है, मतलब VAC1 इज लेस देन E1 है। अतः द्वितीयक परिपथ में धारा कैसे प्रवाहित हो रही थी, वो AC1, फिर क्या था, E1, ठीक है, A, द्वितीय परिपथ में धारा AC1 E1 A रूप में ब्रैकेट में लिख देते हैं दक्षिणावर्त प्रवाहित होती है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जिससे धारामापी में विक्षेप प्राप्त हुआ था, जिससे धारामापी में दाईं तरफ विक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, सॉरी, दाईं तरफ विक्षेप प्राप्त होता है। ये नोट कर लेना। अब सेकंड केस, सॉरी फर्स्ट केस हो गया अपना, जो मैंने आपको बताया था ऊपर अभी। सेकंड केस क्या हो जाएगा इसका, सेकंड केस हमने क्या लिया था, जब जो कि जे तार पर C बिंदु पर हो, ठीक है, तो वही बातें फिर से लिख देनी है। इस स्थिति में, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, इस स्थिति में तार AC2 पर विभव पतन VAC2 सेल के विद्युत वाहक बल E1 से अधिक है, मतलब VAC2 इज ग्रेटर देन E1 है। अतः द्वितीयक परिपथ में
धारा द्वितीय परिपथ में धारा कैसे प्रवाहित होगी, दक्षिणावर्त दिशा में, सॉरी वामावर्त दिशा में प्रवाहित होगी। तो अपना बिंदु क्या था, C2, तो C2 A E1 C2, ठीक है। रूप में ब्रैकेट में लिख देते हैं वामावर्त। भाई वामावर्त पहले में दक्षिणावर्त थी तो इसमें वामावर्त प्रवाहित हो गई, वामावर्त प्रवाहित होती है, जिससे धारामापी में बाईं तरफ विक्षेप प्राप्त होता है, बाईं तरफ विक्षेप प्राप्त होता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पर, थर्ड केस पर। थर्ड केस लेते हैं इसका। थर्ड केस क्या है कि जब जो कि सी बिंदु पर हो, ठीक है। तो जो कि सी बिंदु पर होती है तो उस स्थिति में अपन जानते हैं क्या हो जाता है फिर, ठीक है। अपन लिखेंगे इस स्थिति में तार AC का विभवांतर ये दिक्कत हो रही है इसमें लिखने में। अच्छा ये इधर चला गया, इसको अपन इधर लिख देते हैं फिर इरेज करके। कंप्यूटर पे बहुत प्रॉब्लम है। AC का विभवांतर VAC सेल के विद्युत वाहक बल E1 के बराबर हो जाता है, जिससे विभवांतर शून्य हो जाता है, जिससे द्वितीयक परिपथ का विभवांतर शून्य होने से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, और इस प्रकार संतुलित लंबाई AC = L प्राप्त कर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। प्राप्त कर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात अब वो कैसे ज्ञात होगा, भाई संतुलित लंबाई मान लो ये L1 है, L1 आ गई अपने पास में, ठीक है। और विभव प्रवणता यदि उसकी क्या है, विभवमापी विभव प्रवणता यदि x है, यदि विभव प्रवणता x है तो E1 मैंने अभी बताया था, E1 क्या हो जाएगा फिर x × L1। तो इस उत्तर से अपन आसानी से विभव प्रवणता
या सॉरी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरीके से विभवमापी जो है वो कार्य करती है, इसका ये सिद्धांत हो गया। आपको इसमें क्या क्या बातें समझने वाली थी ये मैंने आपको पूरा डिटेल से इसके बारे में यहाँ पर समझा दिया है सारा, ठीक है। बस मैंने इसके नोट्स यहाँ पर लिखवा दिए हैं साथ ही में, ठीक है। ये सिद्धांत का इसमें ध्यान रखना है बच्चों। ये सिद्धांत धारामापी शून्य विक्षेप पर सिद्धांत पर कार्य तो करती है। ये संतुलन बिंदु क्या होता है, संतुलन लंबाई क्या होती है, और इस अवस्था में क्या हो रहा है, शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है। शून्य विक्षेप कब होता है, जब VAC और E1 बराबर हो जाता है। यही इसका सिद्धांत है। एक्चुअल सिद्धांत बच्चों यही होता है। शॉर्ट रूप में हम बोलते हैं भाई धारामापी सॉरी विभवमापी धारामापी के शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर उसके बाद में ये तीनों केस हो गई, मैंने ये नोट करवा दिया जो मैंने समझाया था। और अपना टारगेट क्या होता है, शून्य विक्षेप प्राप्त करता है, संतुलित लंबाई प्राप्त हो गई L1, विभवपूर्णता यदि x है तो अब सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, XL1, जो द्वितीय परिपथ में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है विभवमापी का मानकीकरण। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बस सिंपल सा टॉपिक है, अभी फटाफट ही हो जाएगा, 5 मिनट का टॉपिक है ये। देखो विभवमापी का मानकीकरण का मतलब होता है विभवमापी के द्वारा विभवमापी की विभव प्रवणता को यथार्थ रूप से मापना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साथ ही में, विभवमापी के द्वारा विभवमापी के द्वारा विभवमापी की विभव प्रवणता को यथार्थता मतलब शुद्धता, यथार्थता से मापना, यथार्थता से मापना विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है। विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है। विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। विभवमापी का मानकीकरण क्या होता है, ठीक है। अब अपन को ये समझना है कि विभवमापी का ये मानकीकरण करते कैसे हैं, ठीक है। हमें इसमें अपना टारगेट क्या होगा, विभव प्रवणता को मापना। भाई मानकीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अब मार्केट से, अब देखो यहाँ पर वो जरूरत पड़ रही है, देखो अब इस तरीके से हम विभव प्रवणता को मापेंगे। जो विभव प्रवणता को मापने का जो तरीका होता है अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। भाई आपने मार्केट से विभवमापी खरीद ली, ठीक है। अब खरीद कर आप घर लेके आ गए, अब आपको प्रयोग करना है, कोई सेल का विद्युत वाहक बल मापना है। लेकिन उस सेल के विद्युत वाहक बल के लिए जैसे अभी पीछे एक टॉपिक बताया कि यदि विभव प्रवणता x है, संतुलन लंबाई L1 है, इंटू कर दिया सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त हो गया। लेकिन इसके लिए आपको उस विभवमापी की क्या मालूम होनी चाहिए, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता ऐसा तो कोई जादू है नहीं कि बस मालूम हो गई या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको उसकी विभव प्रवणता पहले ज्ञात करनी होगी, ठीक है। विभवमापी की विभव प्रवणता पहले ज्ञात करनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस से इसका परिपथ चित्र बनाएंगे, ठीक है। विभवमापी के मानकीकरण के लिए और क्या क्या उपयोग करते हैं वो सब बातें हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा टफ तरीका भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका परिपथ चित्र बनाते हैं मानकीकरण का। तो परिपथ चित्र वही होगा, दो बिंदु अपने पास में, वही AB विभवमापी है। भाई AB के मध्य क्या जुड़ा हुआ होता है, एक तार जुड़ा हुआ होता है, ये AB। और यहाँ पर प्राथमिक परिपथ बनाते हैं, वही हर एक पॉइंट में, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट में आप वही देखोगे, है ना। प्राथमिक परिपथ बनेगा, प्राथमिक परिपथ में वही सेल होगा, उसका विद्युत वाहक बल है E। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, एक कुंजी K, यहाँ क्या जोड़ेंगे, एक धारा नियंत्रक। हर परिपथ में ये प्राथमिक परिपथ तो बनता ही है, ठीक है। ये प्राथमिक परिपथ बन गया। अब हमें बनाना है द्वितीय परिपथ। द्वितीय परिपथ के लिए क्या करना है भाई, हमें एक मानक सेल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, मानक सेल। मानक सेल का मतलब होता है जिसका विद्युत वाहक बल हमें पहले से मालूम हो, जिसका विद्युत वाहक बल पहले से मालूम हो। और मानक सेल के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है डेनियल सेल और कैडमियम सेल, ये अभी मैं लिखवा दूंगा साथ ही में, ठीक है। तो यहाँ पर हम उपयोग करते हैं एक मानक सेल का, ठीक है। और ये मानक सेल को मैंने पहले बताया था, कोई भी सेल हम उपयोग करेंगे उन सब का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा A पॉइंट से ही जुड़ेगा। ये मानक सेल है, मान लो कि इसका विद्युत वाहक बल है E1, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। और ये यहाँ पर इसके बीच में आप कुंजी जोड़ दो, ये एक और कुंजी ये K1 कर दो और ये कुंजी K2 कर देते हैं, ये लीजिए। और ये मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ इसको किससे, एक धारा मापी से। और ये हम प्राप्त करेंगे यहाँ पर शून्य विक्षेप, ये धारा मापी G। और ये E2, ये E1 है,
E1 यहाँ पर क्या है बच्चों, मानक सेल है, ये यहाँ पर मानक सेल है, ये सब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अपना क्या बन गया, द्वितीय परिपथ, ये क्या हो गया, प्राथमिक परिपथ, ठीक है। ये क्या है, प्राथमिक परिपथ है। क्लियर यहाँ तक। अब इसकी आप और थ्योरी लिख सकते हो। अब हमने करना ही क्या है, बस कुछ नहीं करना भाई। जब इसका आपको विद्युत वाहकबल मालूम है, जैसे मान लो 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, कुछ भी है, आपको ये मालूम है, ठीक है। अपना टारगेट क्या है यहाँ पर, विभव प्रवणता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, विभव प्रवणता। तो अगर हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से वही वापस से वही स्टेप अपनी क्या प्राप्त कर लेंगे, संतुलित लंबाई प्राप्त कर लेंगे, ए सी। ये अपनी संतुलित लंबाई आ गई, L1 आ गई, L1 आ गई। तो अब यहाँ पर हमने विभव प्रवणता लिख देंगे भाई। ई अपन जानते हैं E1 इक्वल टू क्या होता है ना, E1 इक्वल टू क्या होता है, एक्स L1। तो अगर हमें x नहीं मालूम, लेकिन हमें सेल का, ये सेल का विद्युत वाहकबल पहले से मालूम है, और इसको क्या कहते हैं, मानक सेल, और ये संतुलित लंबाई हमने प्राप्त कर ली। जो मैंने इसका प्रोसेस आपको पीछे वाले टॉपिक में समझा दिया था, सिद्धांत की व्याख्या में, कि संतुलित लंबाई कैसे प्राप्त करेंगे। ये जोकी है, और जोकी को पहले यहाँ संपर्क कराएंगे तो विक्षेप दाईं तरफ आएगा, यहाँ संपर्क कराएंगे तो विक्षेप बाईं तरफ आएगा, मध्य में एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ शून्य विक्षेप होगा, जोकी को है ना उस बिंदु पर टच करेंगे तो वो संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाएगा, और उस बिंदु से यहाँ तक की लंबाई माप लेंगे। संतुलन लंबाई L1 नोट कर ली, वो L1 आ गई। L1 कुछ भी हो सकती है, 200, 100, 500 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है, वो L1 आ गई। E1 का मान मालूम है, ठीक है, ये सब वैल्यू रखी तो x इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा E1/L1। खत्म। ये इसी को बोलते हैं विभवमापी का मानकीकरण। तो ये बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में अब नोट करवा देता हूँ इसके मानकीकरण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से मुझे वो मार्कर लेना पड़ेगा। ओके, आ गया। अब हम लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि विभवमापी में सर्वप्रथम मानकीकरण के लिए सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ जोड़ते हैं, तथा द्वितीयक परिपथ भी तो है ना, द्वितीयक परिपथ में मानक सेल, किसका, मानक सेल। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मानक सेल क्या है, डेनियल। ये पूछते हैं क्वेश्चन में, मानक सेल के नाम दीजिए या उदाहरण बताइए, तो डेनियल सेल या कैडमियम सेल, ये दोनों क्या होते हैं, मानक सेल होते हैं। दोनों का वोल्टेज जो है वो 1.08 वोल्ट होता है। ये मानक सेल है, ये ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इसको या नोट करके अलग से लिख लेना। परिपथ में मानक सेल का उपयोग करते हैं, बस खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लिखोगे तथा गैल्वेनोमीटर की सहायता से तथा धारामापी नहीं लेंगे अभी, जोकी की सहायता से, अब इसके नोट्स लिखने हैं, तो तथा जोकी जे की सहायता से तार AB पर संतुलित लंबाई L1 ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मानक सेल में लिखूंगा E1, ठीक है, ज्ञात करते हैं, जिससे विभव प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं जो निम्न प्रकार है। यहाँ लिखेंगे यदि मानक सेल का विद्युत वाहक बल तो क्या है बच्चों, E1, ठीक है, तथा संतुलित लंबाई AC ये क्या है, L1। तो E1 इक्वल टू XL1,
E1 इक्वल टू XL1 हो गया। ठीक है, ये बार बार में करना पड़ता है बच्चों, थोड़ा सा इसमें थोड़ा। ठीक है, तो अतः विभव प्रवणता x इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1/L1। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इसकी विभव प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं यथार्थ रूप से। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मानकीकरण। ठीक है, विभवमापी का मानकीकरण। पूछे एग्जाम में, विभवमापी का मानकीकरण किसे कहते हैं, विभवमापी के द्वारा विभवमापी की विभव प्रवणता को यथार्थता से मापना विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है। परिपथ बनाओगे, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, मानक सेल की आवश्यकता होती है। मानक सेल किसे कहते हैं, जिसका विद्युत वाहक बल पहले से ज्ञात हो हमें। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल के लिए डेनियल सेल और कैडमियम सेल, इनके विद्युत वाहक बल होते हैं। फिर आपको क्या करना है, संतुल्य लंबाई जोकि की सहायता से तार AB पर हम क्या करते हैं, संतुल्य लंबाई ज्ञात करते हैं, नोट करते हैं, वो L1 प्राप्त होगी। ठीक है, अगर विद्युत वाहक बल E1 संतुल्य लंबाई L1, तो अपन जानते ही हैं E1 इक्वल टू क्या होगा, XL1 हो जाएगा। अतः विभव प्रवणता x इक्वल टू E1/L1 वोल्ट पर मीटर। क्लियर बच्चों, यहाँ तक ये हो गया क्या, विभवमापी का मानकीकरण। एक लास्ट पॉइंट और है इसका। ठीक है, अभी हालांकि ये नहीं है, आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है विभवमापी की सुग्राहिता। फिर इसकी देखो सीमाएं हैं, विभवमापी की सीमाएं। विभवमापी की सीमाएं बच्चों आपको खुद लिखना है, खुद से लिखना है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैंने अपन देखो, जैसे मीटर सेतु में होती है सीमाएं, वैसे ही इसमें भी सीमाएं होती है। विभवमापी की क्या क्या सीमाएं होती है, देखो प्रैक्टिकल में आपको, जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं तब भी हमें कम से कम 5 सीमाएं या सावधानियां लिखनी होती है। इसमें क्या क्या होता है कि पहला सीमा क्या हो जाएगी यहाँ पर, कि प्राथमिक परिपथ द्वितीय परिपथ को सही तरीके से संयोजित किया जाए। ठीक है, ये पहली सीमा हो गई। ठीक है, दूसरी सीमा हो जाएगी, सभी तारों को कसकर, परिपथ में सभी तारों को कसकर जोड़ा जाए, परिपथ को सही तरीके से जोड़ा जाए, ये इसकी सीमा हो गई। ठीक है, अगली सीमा क्या हो जाएगी कि परिपथ में लगातार धारा को प्रवाहित नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो तार का प्रतिरोध बदल जाएगा, संतुलित लंबाई बदल जाएगी। ठीक है, ये एक और सीमा हो जाएगी। ठीक है, एक सीमा और क्या हो जाएगी, जोखी को तार पर दबाकर, है ना, सरकारा नहीं चाहिए, नहीं तो क्षेत्रफल बदल जाएगा, जिससे प्रतिरोध बदल जाएगा। तो ये वही सीमा है। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर, या बुक में भी इसकी सीमाएं लिखी हुई है, तो मैं इनके बारे में नोट नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये देखते हैं, देखे आपको खुद ही नोट करना है। अब आगे अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या, सुग्राहिता, विभवमापी की सुग्राहिता हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक होगा विभवमापी की सुग्राहिता। बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल। विभवमापी की सुग्राहिता, विभवमापी की सुग्राहिता। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब विभव प्रवणता के बारे में बता रहा था, ठीक है, उस समय भी मैंने विभवमापी की सुग्राहिता का जिक्र किया यहाँ पर। ठीक है, विभवमापी की सुग्राहिता अपन ने देखा था कि विभव प्रवणता x इक्वल टू अपन को प्राप्त होती है E/L। कोई भी विभवमापी विभव प्रवणता x इक्वल टू क्या होती है, E/L होती है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर विभवमापी में तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होती है, उसकी विभव प्रवणता उतनी ही कम होती है। विभव प्रवणता को कम क्यों किया जाता है, ताकि विभवमापी उतनी ही ज़्यादा सुग्राही हो। ठीक है, देखो विभव पतन जितना प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन जितना कम होगा, ठीक है, उसकी विभव प्रवणता उतनी ही कम होगी। और ये विभव प्रवणता को कम करने के लिए हमें विभवमापी के तार की लंबाई को क्या रखना होगा, अधिक रखना होगा, बहुत अधिक रखना होगा। 10 मीटर के समथिंग हम इसको रखते हैं। ठीक है, तो उससे इसकी विभव प्रवणता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे इसकी विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ जाती है। मतलब वो विभवमापी उतनी ही ज़्यादा सुग्राही होती है। तो सिंपल सी बात है, विभवमापी की सुग्राहिता किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस एक सिंपल सी इसकी परिभाषा लिख देनी है। परिभाषा क्या हो जाएगी यहाँ पर कि विभवमापी में विभव प्रवणता का व्युत्क्रम, भाई उल्टा ही हो गया ना। विभवमापी की विभव प्रवणता अगर कम होगी तो विभवमापी की सुग्राहिता क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये उल्टा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, विभवमापी में विभव प्रवणता का व्युत्क्रम, विभव प्रवणता का व्युत्क्रम विभवमापी की सुग्राहिता कहलाती है। विभवमापी की
सुग्राहिता, विभवमापी की सुग्राहिता कहलाती है। ठीक है, तो विभवमापी की सुग्राहिता कहलाती है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अतः विभवमापी की सुग्राहिता ये किसके बराबर हो गई? 1/विभव प्रवणता। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, विभव प्रवणता यहाँ पर अपन जानते हैं क्या होती है, x होती है, और x इक्वल टू क्या होता है, E/L। तो विभवमापी की सुग्राहिता ये किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? ये बराबर हो जाएगी 1/x के। ठीक है, और 1/x का मतलब क्या होता है, E/L, तो L ऊपर जाएगा, E हो जाएगा। तो विभवमापी की सुग्राहिता, अगर यहाँ पर सेल का विद्युत दाब हम कांस्टेंट रखें तो विभवमापी की सुग्राहिता सीधी L के समानुपाती हो गई। तो विभवमापी की सुग्राहिता ये समानुपाती है L के। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर देखो। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। देखो, पहले अपन यहाँ पर मार्कर को यूज कर लेते हैं और कलर में चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि विभवमापी में तार की लंबाई अधिक क्यों रखी जाती है? तार की लंबाई अधिक क्यों रखी जाती है? तार की लंबाई अधिक क्यों रखी जाती है? तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? विभवमापी में तार की लंबाई अधिक, ये L जितनी अधिक होगी तो विभवमापी की सुग्राहिता उतनी अधिक होगी। तो आप सिंपल सी यहाँ इसका आंसर लिख सकते हो, विभवमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, अधिकतम रखने के लिए तार की लंबाई को अधिक रखा जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, विभवमापी की सुग्राहिता अधिक करने के लिए तार की लंबाई अधिक रखी जाती है, यह बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि विभवमापी की सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। विभवमापी की सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसको? विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर, विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर, या विभव प्रवणता को कम करके, या विभव प्रवणता को कम करके सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था विभवमापी के बारे में। हमने अभी तक बच्चों ये 2 लेक्चर जो हमने विभवमापी के पढ़े हैं ना, इसमें हमने अभी तक विभवमापी का बेसिक पॉइंट सीखे हैं अभी तक, है ना। विभवमापी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है बच्चों, इसके 5 प्रैक्टिकल है। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लेना है। मैंने एक एक पॉइंट को ढंग से समझाया है। विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है, कैसे सिद्धांत कार्य करता है, ठीक है, इसकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, मानकीकरण क्या होता है, विभवमापी का मानकीकरण की आवश्यकता क्यों हो गई, विभव प्रवणता को ज्ञात करने के लिए यथार्थ से हम विभवमापी का मानकीकरण कर सकते हैं, विभव प्रवणता को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं वो भी मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया। विभवमापी की सुग्राहिता थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं सुग्राहिता पर। ठीक है, विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है, ये सारे मैंने पॉइंट्स यहाँ पर करवा दिए। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ेंगे क्या, विभवमापी के अनुप्रयोग। और इन अनुप्रयोग में से ही 5 अनुप्रयोग होते हैं, और ये पांचों के पांचों ही प्रैक्टिकल है, पांचों के पांचों ही प्रैक्टिकल है। ये ध्यान रखने की बात है, 5 अनुप्रयोग है, पांचों के पांचों प्रैक्टिकल है। बोर्ड एग्जाम में
बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन भी इसी से पूछा जाता है, विभवमापी के अनुप्रयोग में से। इसलिए देखो प्रैक्टिकल भी करना है, ये भी पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में भी आना है, इसलिए इस चैप्टर को ढंग से कर लेना है बच्चों। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अब बच्चों खास बात ये कि अगर यहाँ तक मेरे जो लेक्चर आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, या इनमें कोई कमी है तो वो कमेंट बॉक्स में बताया करो, फ्री माइंड होके, फ्रीली होकर। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को थोड़ा शेयर करो, अपने सर को पॉपुलर करो, ठीक है। इनको शेयर करो, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, लाइक करो, कमेंट डालो, ठीक है। व्हाट्सअप पर आप शेयर कर सकते हो, फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हो, अपने फेसबुक आईडी होगी वहाँ पर अपने शेयर करो कि ये हमारे टीचर है, ऐसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप शेयर करो, लिखो वहाँ पर, कोई भी वीडियो डाल दो वहाँ पर शेयर कर दो, उसकी लिंक को शेयर कर दो, वहाँ पर ले जाकर पोस्ट डाल दो, ठीक है। तो इतना काम आप कर सकते हो अपने सर के लिए, ठीक है। तो ये ज़रूर करना। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।